कुदरती तौर पे जो जेंडर की जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर होती है? जो बच्चा है, जो मेल है, उसका हस्बैंड है, उसके स्पर्म दो तरह के हैं। मेरा ख्याल है बीवी को कहना चाहिए कि तेरे कोल ते वाई क्रोमोसोम ही नहीं हैगा, तेरे कोल ते वो स्पर्म्स ही नहीं है जिन्हां विच वाई क्रोमोसोम है। जो कपल्स हैं वो कहते हैं अब आज हम एनोमली स्कैन करवाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं हमारे नाजरीन को। एनेनकेफेलिक हम उसको कहते हैं, वो डिटेक्ट हो सकता है, उसकी जल्दी डिलीवरी करा दें। ये ना हो कि टर्म पे आ गई 28 हफ्ते से पहले हो जाए तो हम कहते हैं अबॉर्शन हुआ है या ये बच्चा ज़ाया हुआ है। मैडम जब एबनॉर्मलिटी होती है प्रेगनेंसी में तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने तो इजाज़त दी हुई है। ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी है जिसके अंदर बच्चा जो है वो जिंदा ही नहीं रह सकता पैदाइश के बाद, जैसे कि उसका हेड नहीं बना, तो ये तो इनकम्पैटिबल विद लाइफ है ना। प्रेगनेंसी में कोई भी वायरल हेपेटाइटिस कितना नुकसानदेह होता है माँ की सेहत के लिए? सारे ही वायरल हेपेटाइटिस माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है थ्रू प्लेसेंटा बच्चे को। डॉक्टर साहिबा, एनोमली स्कैन का एक नाम सुनते हैं और अक्सर जो कपल्स हैं वो कहते हैं अब आज हम एनोमली स्कैन करवाने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बताएं हमारे नाजरीन को। व्हाट इज़ एनोमली स्कैन? एनोमली स्कैन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अल्ट्रासाउंड पे कंजेनिटली एबनॉर्मल बच्चे डिटेक्ट हो सकते हैं। उनकी ज़्यादातर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। अब मैंने जो मंगोल बच्चों का जिक्र किया उसमें ये होता है कि अगर आप 8 हफ्ते से 11 हफ्ते के दरमियान में उनकी यहाँ पे गर्दन के पीछे एक फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, ठीक है। तो वो एक स्टैंडर्ड होता है कि अगर इससे कम होगी तो वो नॉर्मल होगा, अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि बच्चा एबनॉर्मल है। उसके साथ फिर हम कुछ ब्लड के टेस्ट ऐड कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एबनॉर्मल बच्चा है और इसको अबॉर्ट किया जा सकता है। मैडम उसके अलावा ये तो शुरू के ट्राइमेस्टर में हो गया। अगर कंजेनिटल एनोमलीज आ रही हैं तो फिर हम कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कर सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, हम उनका एमनियोटिक फ्लूइड ले सकते हैं। उसके बाद और भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं कि हेड ही नहीं बना, हेडलेस बच्चा है, एनेनकेफेलिक हम उसको कहते हैं, वो डिटेक्ट हो सकता है, उसकी जल्दी डिलीवरी करा दें। ये ना हो कि टर्म पे आ गई, पूरे दिन हो गए तो हेड मिल ही नहीं रहा, तो इस तरह ना करें। 3-4 अल्ट्रासाउंड पूरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम एडवाइस करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड जब प्रेगनेंसी हुई है उसमें पता चल जाता है कि ट्यूब में तो नहीं है, यूट्रस के अंदर प्रेगनेंसी सैक नज़र आ रहा है कि नहीं, ये एक तसल्ली हो जाती है कि ये इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है। फिर हम मज़ीद पूरी प्रेगनेंसी जो होती है उसमें 4 अल्ट्रासाउंड जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता कंजेनिटल एनोमलीज। अब हमारे मुल्क में 28 हफ्ते पे तो कम ही बच्चे बचते हैं, लेकिन 28 हफ्ते एक कट ऑफ पॉइंट है। 28 हफ्ते पूरे हो जाएं और फिर डिलीवरी हो तो हम कहते हैं कि ये डिलीवरी हुई है। 28 हफ्ते से पहले हो जाए तो हम कहते हैं अबॉर्शन हुआ है या ये बच्चा ज़ाया हुआ है। तो ये 28 हफ्ते तक अगर हम डिलीवर कर दें तो वो बच्चा ज़िंदा नहीं रह सकता, जैसे कि वो ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा हुआ है, हेड बहुत बड़ा है। अगर आप उसको टर्म तक जाने देंगे तो वो नॉर्मल डिलीवरी ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब, अक्सर लेमैन इस्तेमाल करते हैं डोले शाह के चूहे, ये क्या मेडिकल टर्म में अगर आप बताएं ये कौन सी एबनॉर्मेलिटी है? एक तो वो होते हैं जो खुद बनाए होते हैं, वो पैदाइश के वक्त ही उनको एक लोहे का हेलमेट पहना देते हैं कि इसी तैयारी में कि हम इसको बैगिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। वो उसको ग्रो ही नहीं करने देते स्कल को, उसके ऊपर एक लोहे का हेलमेट पहना देते हैं और वो ब्रेन ग्रो नहीं करता, वो मेंटली भी ग्रो नहीं करता, वो फिजिकली भी उसका हेड ग्रो नहीं करता। तो एक तो होते हैं जो उन्होंने खुद तैयार किए होते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए तो वो ब्रेन की या हेड की डेवलपमेंट को रोक देते हैं। तो उसमें भी हम चेक करते हैं कि ये अगर स्लो ग्रो कर रहा है और हमें लगे या ज़्यादा ग्रो कर रहा है या स्लो ग्रो कर रहा है तो हम पेरेंट्स को बता देते हैं कि ये डिस्पैरिटी आ रही है उसकी बाकी बॉडी की ग्रोथ में और हेड की ग्रोथ में। तो अगर आप देख लें, आपके पास ऑप्शन है कि डू यू वांट टू गेट इट अबॉर्टेड और नॉट, और वो यूजुअली एबनॉर्मल होते हैं। मैडम जब एबनॉर्मलिटी होती है प्रेगनेंसी में तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, ये अल्लाह सुब्हान ताला ने तो इजाज़त दी हुई है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर ग्रॉस एबनॉर्मेलिटी है जिसके अंदर बच्चा जो है
वो जिंदा ही नहीं रह सकता पैदाइश के बाद। जैसे कि उसका हेड नहीं बना, या उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, या उसका मसाना ही नहीं बना, उसके गुर्दे नहीं बने, तो ये तो इनकम्पैटिबल विद लाइफ है ना। आप अक्लमंद, आपको तो कोई नहीं कहेगा कि आप उसको टर्म तक ले जाके डिलीवर कर रहे हैं, आप तो पहले ही टर्मिनेट कर देना उसको। साइकोलॉजिकली वो इतनी अपसेट होती है और फिर वो बच्चे को आगे ले जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसमें जस्टिफाइड है, हमें अल्लाह सुब्हान ताला इजाज़त देते हैं। जहाँ पे ये बच्चे आ जाते हैं ना, मंगोल बच्चे, तो वहाँ पे हमें कुछ शरीयत के मुताबिक अब फतवे दिए लोगों ने कि ये वाले बच्चे अबॉर्ट अगर एक है तो पहला है तो अबॉर्ट नहीं करना। अच्छा। लेकिन अगर दूसरा तीसरा चेक कराने पे हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानो ताला माफ़ करे। जैसे थैलासीमिया का भी है कि अगर एक मेजर बच्चा पैदा हो गया है, उनकी तो सारी दौलत, सारी जायदादें बिक जाती हैं उस एक थैलासीमिक बच्चे को हर दूसरे तीसरे दिन ब्लड लगवाने में। फिर वो जो आयरन भर जाता है बॉडी में, उसके टीके लगवाने के ये आयरन एक्सक्रीट हो जाए, तो वो तो बेचारे रुल के रह जाते हैं। तो फिर ये है कि हम उनको इजाज़त देते हैं कि अगर सेकंड बच्चा भी मेजर थैलासीमिया का शिकार है तो हम उसको अबॉर्ट कर दें। ठीक है। अब डॉक्टर साहब एक और भी वजह होती है अबॉर्ट की कि अगर माँ एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो गई है, अच्छा, और वो उसको हार्ट का इतना प्रॉब्लम है कि उसकी डेथ हो जाएगी इस बच्चे को, या हार्ट फेल हो जाएगा, तो तब भी एक नॉर्मल बच्चे को माँ की जान बचाने के लिए हम अबॉर्ट कर सकते हैं। मदर की लाइफ हमेशा प्रेफरेंस देते हैं हम, ठीक है, बच्चे के ऊपर। डॉक्टर साहब ये बताएं कि प्रेगनेंसी में कोई भी वायरल हेपेटाइटिस कितना नुकसानदेह होता है माँ की सेहत के लिए? सारे ही वायरल हेपेटाइटिस माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है माँ से थ्रू प्लेसेंटा बच्चे को। जैसे हेपेटाइटिस सी जो है वो डायरेक्टली प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके तो बच्चे को इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, 25% तक। बाकी अगर वो उसके ज़ाहिर है नॉर्मल डिलीवरी में उसकी आंखों में भी ब्लड जा रहा है बच्चे के, उसकी कॉर्ड भी टच हो रही है, उसके ऑरिफिसेस में भी जा रहा है, तो कुछ बाद में पहले तो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होगी, डायरेक्ट प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। उसके बाद ये है कि जब उसके फ्लूइड्स इन टच आएंगे माँ के साथ, जैसे अगर उसको कोई वायरल कंडीशन है वल्वा की, तब भी वॉट्स हैं, तब भी हम उन कंडीशन में फिर हम सिजेरियन करते हैं कि उसको वायरस से टच ही ना हो, वो वेजाइनल डिलीवरी ही ना हम करें कि वो इन टच आए, उसकी कोई भी सरफेस जो है एब्जॉर्बेंट वो कोई भी उसके सामने ना आए। तो HIV, हेपेटाइटिस सी, बी, ये तो सारी की सारी बच्चे में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुदरती तौर पे जो जेंडर की जो सिलेक्शन है वो किस बेस पर होती है, माँ के या बाप के? कुदरती तौर पे जो किस तरह बेटियां आती हैं और किस तरह बेटियां अक्सर हमारे माशरे में इल्ज़ाम लगाया जाता है औरतों के ऊपर, माओं के ऊपर कि ये और बेटियां ही पैदा कर रही है तो एक जवाज बना के दूसरी शादी कर ली जाती है। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है। मैंने काफ़ी चैनल्स के ऊपर ये बात की है कि अंडे तो और बच्ची के तो अंडे सारे एक ही तरह के हैं, तो जो बच्चा है, जो मेल है, उसका हस्बैंड है, उसके स्पर्म 2 तरह के हैं। तो बजाय इसके कि मेल अपनी बीवी को कहे कि तू ते मैनू कुड़ियां ही दिंदी जा रही हैं, तू मैनू पुत्र दे ही नहीं सकती, मेरा ख्याल है बीवी को कहना चाहिए कि तेरे कोल ते वाई क्रोमोसोम ही नहीं हैगा, तेरे कोल ते वो स्पर्म्स ही नहीं हैगे जिन्हां विच वाई क्रोमोसोम है, तू ते मैनू कुड़ियां ही देई जा रहे हैं, तू ते मेरे अंडियां दे विच मतलब X क्रोमोसोम तेरे कोल है, वाई ते तेरे कोल है ही कोई नहीं। ठीक है ना, तो ये ताना उलट होना चाहिए कि वाई क्रोमोसोम तो बाप की तरफ से आता है, जो बेटे का वो जरिया बनता है उसकी नशोनुमा का, तो वाई क्रोमोसोम तो मेल के पास है, जिसके पास वाई क्रोमोसोम नहीं है वो फिर उसकी बेटियां ही आती जाएंगी। तो ये तो उलट हिसाब है, ये पता नहीं किसने मिथ्स बनाई, किसने स्टोरियां बनाई, तो ये तो बिल्कुल गलत है।